जय हिंद बच्चा पार्टी। जो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो किताब थी दूसरी वाली इंडियन पॉलिटिक्स की, उसमें हम लोगों ने एक दो पार्ट रिकॉर्ड किया था। अब ये उसके आगे का टॉपिक हम रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग का चैप्टर था चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग का। हमने देख लिया था कि आजादी के बाद जैसे ही 14-15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, आजादी के तुरंत ही बाद हमारा देश बट गया और देश बटने के बाद जो यहाँ के लोग थे उन्होंने दो बातों पे सहमति बनाई थी। ये पीछे की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जब हमने सहमति बनाई थी तो सहमति के साथ साथ देश के नेताओं के ऊपर, जो हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व करने वाले राजनेता थे, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव था और एक चैलेंज था उनके सामने कि देश बनाए कैसे, और इतनी डाइवर्सिटीज वाले देश को एक देश के एक राष्ट्र के रूप में कैसे खड़ा किया जाए। हमारे नेताओं के ऊपर यह बोझ बॉर्डर थी। ठीक है, तो उनके सामने तीन सबसे बड़ी समस्याएं थी। उस चैप्टर में हम देखेंगे, इसका अगला टॉपिक है, कह रहा है थ्री चैलेंजेस, तीन चुनौतियां। हमारे जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जितने दूसरे नेता, उनके सर पर ये चैलेंजेस थी कि हम अपने देश को बनाए कैसे। तो इनको हम बिंदुवार समझेंगे। पहला टॉपिक है, कह रहा है कि टू शेप अ नेशन। सबसे बड़ी चुनौती, पहली चुनौती ये थी कि एक देश कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारा देश अभी देश नहीं था। ठीक है, अभी हम इंडिया थे, कोलोनाइज से हम तुरंत आजाद हुए थे, तो अभी हम देश के रूप में खड़ा नहीं थे। कारण यह था कि हमारे देश में ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, विविधता थी, विविधता थी, और विविधता होने के चलते ना यह एक जो हमारा देश है, छोटा सा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का देश है जो इंडिया, वह एक कॉन्टिनेंटल डाइवर्सिटी वाला था। यानी एक पूरे व्यापक द्वीप की जितनी डाइवर्सिटीज होती है उतनी डाइवर्सिटी ये रख रहा था देश इंडिया के पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी। ठीक है, क्योंकि आप जान लीजिए कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार के लोग थे और इनमें विविधता के ना अलग अलग बिंदु थे। कुछ लोग लैंग्वेज के बेस पर, कुछ लोग भाषा के बेस पर अलग थे। यानी कुछ लोग मराठी बोलने वाले, तो कुछ बंगाली, कुछ हिंदी और कुछ गुजराती, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे यहाँ पे। दूसरा कह रहा है कि कल्चर सबका अलग अलग था। कल्चर क्या था? अलग अलग था। और कल्चर होने के साथ साथ धर्म भी उनका अलग अलग था। कुछ लोग हिंदू, कुछ लोग मुस्लिम, कुछ लोग सिख, ये सब अलग अलग धर्म के लोग थे। ठीक है, और इस धर्म के जहां अलग अलग धर्म के लोग होंगे, क्या उसमें एक सहमति बनाना उचित हो पाएगा? नहीं। तो ये हमारे देश के पास, हमारे नेताओं के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि हम अपने देश को, इस इंडिया को एक देश के रूप में कैसे बनाए, यानी एक नेशन के रूप में इसे कैसे आकार दिया जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तुरंत ही अभी हाल में ही क्या हो गया था? पार्टीशन, बंटवारा हुआ। और बंटवारा हुआ तो हमारे राजनेताओं के मन में ये डर था कि अगर हमने सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, हम देश को यूनाइट नहीं किए, तो हो सकता है कि दूसरा बंटवारा हो जाए। तो ये हमारे राजनेताओं के मन में डर बैठा हुआ था, जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बहुत सारे नेता थे जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे थे। उनके मन में ये बात थी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी हमारे नेताओं के पास कि हम अपने देश को एक डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में कैसे स्टेबल करें। ठीक है ना, यहाँ इस देश में डेमोक्रेसी कैसे लाया जाए, या डेमोक्रेसी को कैसे स्टेबल किया जाए, यह दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, और जब ये दूसरी बड़ी चुनौती थी तो इसमें आप देखिएगा कि डेमोक्रेसी में हमारे नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी मिलती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
वो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। अब देखिए अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अब इनकी सबकी फंडामेंटल राइट्स है, सबको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि सबको फंडामेंटल राइट की गारंटी है, किसी को धार्मिक प्रैक्टिस करने की राइट टू रिलीजन है, ठीक है। तो अलग अलग सबको फंडामेंटल राइट था और सबको गारंटी देता था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि सबको ये मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा एक बात था कि सबको राइट टू वोट था, यानी किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर से आप संबंधित हो तो आपको एक अधिकार मिलेगा इस डेमोक्रेसी में, राइट टू वोट देने का अधिकार। और तीसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे देश में डेमोक्रेसी स्टेबल करना, ठीक है, क्योंकि जहां डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां डेमोक्रेसी नहीं रह पाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक संप्रदाय के लोगों से बनता है, लेकिन हमारा ये जो देश है इसमें इस सभी मिथकों को तोड़ते हुए एक राष्ट्र के रूप में आज 75-76 साल से खड़ा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसके बनने के साथ ही लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब यह लंबे समय तक देश नहीं रह पाएगा, मुश्किल से ये 5 सालों तक का देश है, फिर यह इतनी भी विविधता रखे हुआ है कि यह फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे, उन्होंने कितना बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतनी विविधता के साथ सबको रिप्रेजेंटेशन दिया और डेमोक्रेसी को स्टेबल किया। तीसरी बात ये थी कि यही इंश्योर करना कि सभी वर्ग के लोगों का डेवलपमेंट हो सके, सभी वर्गों के लोगों का डेवलपमेंट हो सके और वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, और सभी लोगों की भलाई हो सके, सभी समुदाय के लोगों की क्या हो सके, भलाई। तो इंश्योर करना था कि डेवलपमेंट भी हो, विकास भी हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात थी कि वेलबींग हो पूरे इंटायर सोसाइटी की, संपूर्ण सोसाइटी का भला भी हो, ठीक है। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हायरार्की बना रखा है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, और इस वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत से लोगों को प्रिविलेज है, बहुत से सप्रेस्ड लोग हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, ये डाइवर्सिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मेंशन की गई है। इस सोसाइटी को कैटेगराइज करने के बाद, ठीक है ना, यानी इस सोसाइटी को कैटेगराइज कर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने डाइवर्सिटी को मेंशन किया है। और वो कह रहा है कि सबको भलाई करना था, केवल एक समुदाय का नहीं, किसी एक सेक्शन का, ये नहीं कि ओबीसी की भलाई हो जाए, ये नहीं कि एससी की भलाई हो जाए, ये नहीं कि एसटी का, ये नहीं जनरल, यानी सबका भला सोचना था हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस डेमोक्रेटिक स्टेट में, तो सबका भला करना था। इसीलिए आप देखिएगा कि रिजर्वेशन जैसे प्रिविलेज किए गए उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकल और सोशल रूप से पिछड़ गए थे। दूसरी बात कि उनको प्रिविलेज दिया गया जो कल्चरल रूप से पीछे रह गए थे, जो ट्राइब्स थे, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, उन तक डेमोक्रेसी पहुंचाई गई, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन सुलभ किया गया, उनके लिए पार्टीशन डेमोक्रेसी में सुनिश्चित किया गया कि उनका भी पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इंश्योर किया गया। अभी मैं रिसेंटली अभी देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी चुनौती थी, और अभी हम रिसेंटली भी देख ही रहे थे कि अभी एक ग्रुप चल रहा था कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए। रिजर्वेशन खत्म नहीं किया जा सकता, हाँ इसमें इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन एक विविधता रहित सोसाइटी के लिए है। जहां रिजर्वेशन ना हो तो वह उस सोसाइटी में कल्पना किया जा सकता है जहां इक्वालिटी हो, ठीक है, समानता हो,
तो जहां समानता होगी वही रिजर्वेशन नहीं होगा, और जहां विविधता होगी, डाइवर्सिटी, वहां रिजर्वेशन रखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये तीसरे चैलेंज में आपने देखा कि सबको भला करना था, और ऐसे लोग जो सोशल और इकोनॉमिकल रूप से पिछड़ गए तो उनको आगे लाना, उनको अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से उनकी भलाई करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीजें स्टेट उन प्रिविलेज लोगों के लिए, उन सप्रेस्ड लोगों के लिए करे। ठीक है। अब दूसरा बात कह रहा है कि देखो ये तो सब यार, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है वही इक्वलिटी की बात करता है, वही कहता है कि हम क्या लाएंगे, समानता लाएंगे। और जो हम समानता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर रिलेवेंट हो जाता है रिजर्वेशन, क्योंकि एक समाज ऐसे समझो कि जो बहुत सालों से सामाजिक और आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रहा है, और अचानक आप इस मेरिटोक्रेसी की दुनिया में आप उसे लाना चाहते हैं, तो भाई इक्वलिटी होनी चाहिए ना। अगर स्टार्टिंग लाइन सेम होनी, अगर फिनिशिंग लाइन सेम होनी चाहिए तो स्टार्टिंग लाइन भी सेम होनी चाहिए। कुछ वर्ग प्रिविलेज पाके आगे निकल गए, कुछ समुदाय जिनकी पहली पीढ़ी पढ़ रही है, जिनकी दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, और वो दूसरे लोग जिनकी 8वीं 10वीं पीढ़ी जो पढ़ रही है। आप ये बताओ ना, ये दोनों इतना जो गैप है ये कैसे कवर करेगा? अगर ये जब कवर नहीं करेगा तो क्या रिजर्वेशन खत्म किया जा सकता है? एक कोई कल्पना जैसे है, एक प्रोपोगेंडा जैसे। अभी ठीक है, हम लोगों ने कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से अभी ये रिफॉर्म लेके आया है एजुकेशन में। हमने मिनिस्टर का इस्तीफा लिया, हमारे स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट किया, इस्तीफा दिया, रिफॉर्म चल रहा है एजुकेशन में। लेकिन रिजर्वेशन में रिफॉर्म की जरूरत है, और रिफॉर्म में क्या इम्प्लीमेंट सही से हो। अगर कहीं ना इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए समस्या आ रही है कि कई दावे उठ रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। समस्या रिजर्वेशन में नहीं है, समस्या इम्प्लीमेंट करने में है। ठीक है। तब ये भी इधर का मामला, अभी इंडियन एक्सप्रेस का एक वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, एक रिपोर्ट चल रही है इंडियन एक्सप्रेस की। उसमें ईडब्ल्यूएस में अभी जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने गलत फायदा उठाया है रिजर्वेशन का। तो इस तरह के सुधार होने चाहिए, और जब तक समान सोसाइटी ना हो जाए इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल रूप से, तब तक मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन नहीं हटाया जा सकता है। तो यह जो हमारा प्रिंसिपल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है, इसके अगेंस्ट काम करेगा, जिसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, फंडामेंटल नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि स्पेशल प्रोटेक्शन सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, और कह रहा है कि उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन बनाए गए, जैसे कि ट्राइब्स के लिए अलग से रूल बनाए गए, जितने भी ट्राइब स्टेट्स है वहां रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल उनके रिजर्वेशन के लिए नियम बनाए गए। और जो डिसएडवांटेज ग्रुप रहे, जिनको अवसर नहीं मिल पाया, उनके लिए रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं की गई। उसके बाद कहा कि रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज, और रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज को भी प्रमोट करने का और यूनाइट करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अपने प्रिंसिपल के आधार पर काम किया और अपनी जनता को प्रोवाइड कराने का काम किया। आप ऐसे समझिए, और ये सारी बातें जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कह रही है वो सब इंश्योर है डीपीएसपी के माध्यम से। इसमें डीपीएसपी में ये सारी बातें की गई है कि स्टेट ये सारी चीजें करेगा, जहां समाज में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जितने भी डिफरेंस है उसको समाप्त किया जा सके। और मेरा कि सबसे रियल चैलेंजेस ये था कि नाउ टू इन्वॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो कह रहा है कि द रियल चैलेंजेस
नाउ द मोर इफेक्टिव पॉलिसी, और सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक समस्या ये थी कि जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनका संपूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो, इफेक्ट में हो आए, और जिससे इरिगेशन किया जा सके, समापन किया जा सके, समाप्त किया जा सके पॉवर्टी को, यानी गरीबी को क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, एम था या प्रिंसिपल था। यानी इस माध्यम से ये तीन समस्या थी जो हमारे राजनेताओं के सामने था, और नेशन बिल्डिंग के समय जब ये नेशन स्टेट बन रहा था, आप ऐसे समझिए ना, लगभग हमारे देश में 565 ऐसा ही कुछ है, लगभग 565 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, और 565 प्रिंसली स्टेट अपना अलग अलग अस्तित्व चाहते थे, ठीक है। तो हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं इस पे, सभी स्टेट के क्या क्या कहानी हुई थी, इनसाइड स्टोरी क्या क्या थी, सभी स्टेट को जब हम यूनाइट कर रहे थे तो इसके पीछे क्या क्या हुआ था, इसको हम लोग लेके एक सीरीज करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने होगा, तो उसको देखना है और अपने राय रखने हैं उस पर। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। अब हम देखेंगे कुछ अनकही कहानियां जो हमने नहीं सुना, हमने तो केवल 3-4 स्टेटों के बारे में मोस्टली बार बार हम सुनते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और श्रीनगर कश्मीर वाला जो मामला है, ठीक है, इन्हीं के बारे में अक्सर मिलता है, बाकी सब चंडीगढ़, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब का मामला कहाँ से मिलता है। अभी जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसमें ये सारी बातें आपको मिलेगी। तो ये 3 मुख्य चैलेंजेस थे जिसने हमारे राजनेताओं के रातों की नींद हराम कर दी थी, और जिसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बड़ी चर्चाओं के साथ इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इंप्लीमेंट किए गए, जो आज भी हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को एक देश के रूप में बांधी हुई है, यूनाइट की हुई है। धन्यवाद। आज की इतनी ही क्लास रहेगी। कल हम देखेंगे कि कल के टॉपिक में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, प्रक्रियाएं क्या थी देश के बंटने की। तो ये कल की क्लास में हमारी बातचीत होगी। धन्यवाद, और लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और सब्सक्राइब भी कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।